नमस्कार। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। विगत सप्ताह यानी 13 अप्रैल से लेकर के कल तक का जो दिन रहा है वह अमित शाह के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। चाहे वो सड़क का बात हो या फिर संसद की बात हो। सड़क पर जो चल रही है चीजें, जंगलों में माओवादियों को खत्म करने का जो जश्न अमित शाह ने मनाया था 30 मार्च को और 31 मार्च को पूरे भारत को माओवाद से मुक्त करने का घोषणा कर दिया। इसके साथ ही 13 अप्रैल को जिस तरह से रूपी ने कांकेर में उनको घेर करके उनकी फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई और नो सरेंडर का स्लोगन देते हुए जिस तरह से रूपी ने पार्टी का झंडा बुलंद किया, इससे एक बार ये अमित शाह के उस तमाम शिक्षा लीडर पर या तमाम उसके जो जादू का मंत्रगिरी चल रहा था, पुनर्वास या पुनर्मुस्को भवा, जो भी उसका तंत्र मंत्र था, उस पर पूर्ण विराम लग गया। अमित शाह के चेहरे पर केवल माओवाद ने ही पूर्ण विराम नहीं लगाया, केवल रूपी ने ही पूर्ण विराम नहीं लगाया, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी 17 तारीख कल जिस तरीके से उसके द्वारा लाए गए परिसीमन का बिल बहुमत से हासिल नहीं कर सका और वो गिर गया प्रस्ताव, वह भी अमित शाह के चेहरे पर, मोदी शाह के चेहरे पर एक तमाचा से कम नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारंडा के जंगल से जिस तरह से आवाज गूंजी पूरी दुनिया में कि माओवाद खत्म नहीं हुआ है, माओवाद सरेंडर नहीं करेगा, और रूपी ने जिस झंडा को बुलंद किया था उसके बढ़ता हुआ सीमा यहाँ तक पहुंच गया है कि पूरे भारत में माओवाद एक नया रूप ले चुका है या ले रहा है। चीजें करवट बदल रही है। सारंडा के जंगल में 15 और 16, 17 को भी, खास करके 15 और 16 को जिस तरह से कोबरा बटालियन ने, कोबरा सांप को बोलते हैं, और ये ऐसा बटालियन बनाया है सरकार ने जिसका नाम ही है कोबरा सांप। ये सांप जैसे तंत्र लेकर के जिस तरीके से सारंडा की पहाड़ी पर चढ़ाई करने का प्रयास किया गया था और मिसिर बेसरा को जिस तरह से घेर कर खत्म करने का साजिश किया गया था, उस साजिश का पुरजोर जवाब मिसिर बेसरा और उनकी पार्टी ने, उनके पीएलजे के दस्तों ने दिया। इसके साथ ही कई सारे सवाल सजमीन पर तैर रहे हैं और पुलिस ने जिस तरीके से 4 नक्सली को कह करके जिन 4 लोगों की हत्याएं की है, दरअसल वो उसका ही जासूस था जिसको उन्होंने, पुलिस ने खुद ही अपने हाथों से ही मार डाला और फर्जी तरीके से उसके हाथ में AK-47 दे करके और उसको माओवादी घोषित करने का प्रयास किया। यह भी चीज का एक पक्ष दिखता है। क्या मसला है, इस पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सारंडा के जंगल में क्या हुआ है और उसके बाद परिस्थिति किस तरह से करवट बदली है। अमित शाह के माओवाद खत्म करने का जश्न का जो पूर्ण विराम था वो रूपी ने लगा दिया। उन्होंने पार्टी का झंडा बुलंद किया और अपनी जान गंवा दी। आपने देखा होगा जब भारत गुलाम था उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में एक प्रोसेशन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 7 नौजवान बारी बारी से मरते गए और तिरंगा झंडा को लहराते हुए अंततः उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और यह प्रतीक बन गया। आज पूरे भारत में भी, खासकर बिहार का तो स्थिति है ही कि 7 नौजवान योद्धा ने अपनी जान दे करके भी तिरंगा को फहराया था। यह एक संकेत था कि किस तरीके से झंडे का सम्मान क्रांतिकारी लोग करते हैं। ठीक इसी चीज को अंजाम दिया कांकेर में रूपी ने भी पार्टी के झंडे को बुलंद किया और वेणुगोपाल राव के सरेंडर का जो कहानी चलता जा रहा था उस कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया। 13 को कांकेर में रूपी की मौत होती है। इसके बाद रूपी के गृह जिले में घर में उसका हजारों लोग उनका सम्मान करते हैं और अंतिम विदाई देते हैं।
15 तारीख को सारानाथ का जंगल, जो झारखंड और उड़ीसा और बंगाल को घेरे हुए विशाल जंगल है, विशाल भूभाग है, उसमें मिसिर बेसरा के नेतृत्व वाली पार्टी का जो हिस्सा था, उस पर पुलिस ने हमला कर दिया। पुलिस का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ था, उसे लगा कि जिस तरह से दंडकारण्य में हमने माओवादियों को खत्म कर दिया घेर करके, यहाँ भी उनको घेर करके खत्म कर देंगे। लेकिन पुलिस इस बात को भूल गई थी कि दंडकारण्य में उसके पास वेणुगोपाल राव था, जो गद्दार होकर के उन पुलिस साथ मिल गया था और मिल करके पूरी योजना, पूरा तंत्र पुलिस के सामने रख दिया था। यही कारण था कि वहां पर माओवादी इतनी आसानी से खत्म कर दिए गए, मार डाले गए या फिर सरेंडर करवा लिए गए। बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। मिसिर बेसरा जिस पार्टी को से नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी वेणुगोपाल राव के पास रत्ती भर भी नहीं है, और ना ही उनके जैसा लोग जो सरेंडर किया है उसके पास में सारनाथ के जंगल में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में उसे जानकारी थी। यही कारण है कि वेणुगोपाल राव इस मामले में असहाय है और वह अमित शाह को इनपुट देने में अक्षम है। परिणामतः मिसिर बेसरा का टीम लड़ता हुआ निकलता चला गया। हजारों पुलिस ने उस सारनाथ जंगल को घेरा डाला था, और जिस तरीके से प्रथम दिन मतलब 15 अप्रैल को लगातार बम ब्लास्ट हुए और उसमें सिपाही घायल हुए, जो कोबरा सांप बन करके वहां पर घेरने की कोशिश किए थे, ये भाड़े के पुलिस जो कि वेतन भोगी हैं, वह उनसे टक्कर नहीं ले सके जो वेतन भोगी नहीं है, और अपनी जान के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं। दोनों की भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में वेतन भोगी कोबरा मारे गए और बहुत सारे घायल हुए। अंदरूनी जो वहां पर चीजें खबर आ रही छन करके मेरे पास, वो ये है कि आईडी ब्लास्ट जिस तरह से हुआ था उसमें कोबरा बटालियन के कई जवान मारे भी गए हैं। हालांकि पुलिस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पुलिस ने अपने बयान में जो कुछ कहा है वो आपने विभिन्न माध्यमों से सुन लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उसके सिर्फ 6 जवान जो हैं मामूली खरोंचे आई है या मामूली चोटें लगी है। लेकिन जो स्थानीय खबरें वहां से मेरे पास पहुंचा है उसके अनुसार कई पुलिस मारे गए हैं और घायलों की तादाद भी ज्यादा है। मिसिर बेसरा के दस्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो आराम से वहां से लड़ते हुए निकलते चले गए। इसके बाद पुलिस ने वह किया जिसकी उम्मीद पुलिस से की जा सकती थी। उन्होंने किया, 4 उनके ही आदमी जो कि पुलिस का मुखबिर थे या फिर टीपी, उनको ही घेर करके मार डाला। सहदेव गंजू या सहदेव महतो जिस नाम से बोला पकड़ रही है उनको, एक्चुअल में ये टीपीसी के लोग थे, उनके नुमाइंदे थे, और टीपीसी का निर्माण ही सीपीआई माओवादी को खत्म करने के लिए किया गया था। पुलिस के पास संरक्षण मिलता है इनको है। यही कारण है कि मार खाया हुआ वहां से लौटा हुआ कोबरा बटालियन के जवान जब बुरी तरह से घायल और मार सबको लेकर पहुंचे, इसकी गुस्सा उन्होंने अपने मुखबिर पर ही निकाला, और अपने ही मुखबिर जो टीपीसी के 4 मेंबरान थे, उनको ही गोली मार करके मौत की घाट उतार दिया। और फर्जी कहानी गढ़ दिया गया। इनके पास AK-47 था तो बला था, और ये लोग यहाँ से थे, वहां से थे, जहां से भी हो। लेकिन सच बात यही है कि वो लोग टीपीसी के थे। टीपीसी मतलब तृतीय प्रस्तुति कमेटी। यदि आप तृतीय प्रस्तुति कमेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो है, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, या फिर ऊपर आप सर्च करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। वहां पर टीपीसी के बारे में स्पष्ट है, और टीपीसी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का ही लक्ष्य है माओवादी को उखाड़ फेंकना। सीपीआई माओवादी को, ऐसे सीपीआई माओवादी का लक्ष्य है भारत सरकार को उखाड़ फेंकना और नवजनवादी क्रांति करके यहाँ पर जनताना सरकार की स्थापना करना। ये सीपीआई माओवादी का मेन मोटिव है। उसी तरीके से टीपीसी का, तृतीय प्रस्तुति कमेटी का मेन मोटिव है सीपीआई माओवादी को ही उखाड़ फेंकना। तो मोटिव का अंतर समझ सकते हैं आप हैं, और यही कारण है कि टीपीसी का पुलिस के साथ गहरा रिश्ता है, गहरी सांठगांठ है। और जब
पुलिस वहां पर चोटिल होकर के लौटी, मार खा कर लौटी सांडा के जंगल से, तो उसने अपने ही मुखबिर सहदेव गंजू और 3 अन्य लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया। यह भी चीजें उभर करके सामने आ रही है। बहरहाल क्या है मसला, उसको पूरी तरह पता करने की जरूरत है, छानबीन करने की जरूरत है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मेरे पास खबर पहुंचा है वो यही खबर पहुंचा है कि कई पुलिस मारी गई है आईडी ब्लास्ट में, कई 6 ही नहीं 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इस गुस्से को निकाला उन्होंने अपने ही मुखबिर सहदेव गंजू पर, जो टीपीसी का मेंबर था। और इस तरीके से पुलिस का कार्यप्रणाली चल रहा है। हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे आप दर्शकों को सामने में। अभी एक सेमिनार में मैं गया था, उस सेमिनार में एक वक्तव्य दे रहे थे, वो बिहार से ही थे। वो बोलते हैं कि एक लड़की जो कॉलेज जा रही थी, उसको 4-5 लफंगों ने घेर लिया छेड़छाड़ करने की नीयत से। लड़की डरी नहीं और डट करके बोली, तुम मेरे साथ अगर कुछ भी करोगे अगर, तो माओवादी तुझसे निपट लेंगे। वह लड़की यह नहीं कही कि तुमसे सरकार निपटेगी या पुलिस निपटेगी, हम पुलिस को फोन करेंगे। लड़की ने पुलिस का नाम नहीं लिया, उस लड़की ने अपनी सुरक्षा के लिए माओवादी का नाम लिया। तो यह चीज दिखाता है जनता का भरोसा किस तरह से माओवादियों ने जीता है। बेशक बिहार में माओवादी नहीं है, माओवादी खत्म हो गए, यहां से उकन गए, जैसा कि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है बिहार में माओवादी नहीं है। लेकिन उस लड़की के अंदर जो साहस भरने का काम किया है वह माओवादी ही किया है, ना कि पुलिस ने की है। और सांडा के जंगल में जिस तरह से विस्फोट होता है, पुलिस मारी जाती है या घायल होती है, उसने एक चीज को और स्पष्ट किया, वो ये इतनी बड़ी राज सत्ता के खिलाफ अगर कोई छोटी ताकत लड़ रही है अगर है, तो निश्चित तौर पर उसको जनता का प्रबल समर्थन है। और जब तक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब तक कोई वेणुगोपाल जैसा गद्दार मिसिर बेसरा के टीम से निकल करके पुलिस के पास नहीं पहुंचता है इनपुट देने के, तब तक मिसिर बेसरा या माओवादी को खत्म करना आसान नहीं है, असंभव है। क्योंकि जनता उनके सीधे सीधे समर्थन में आ गई है, आती है। और यही कारण है कि जंगल में जहां पर कि ये लोग रहते हैं सैकड़ों की तादाद में, कभी कोई 200 तादाद बोलता है, कभी कोई 150 बोलते हैं, कभी कोई 50 बोलती है, पुलिस तो 50-60 बोल रही है। तो इन लोगों को खाना पीना और तमाम सुविधाएं कौन मुहैया कराता है? बेशक जनता ही मुहैया कराती है। और जनता का समर्थन इनको ना मिलेगा तो एक दिन भी जंगल में नहीं टिक सकते हैं। यह एक स्थापित तथ्य है, स्थापित सत्य है। यही कारण है कि जब तक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जब तक वेणुगोपाल जैसा गद्दार और जनता का समर्थन का लौट जाना नहीं होता है, मिसिर बेसरा को या माओवादी को खत्म करना संभव भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही देश की अन्य जगह पर भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। मसलन नोएडा में हजारों मजदूरों ने अपने 10,000 12,000 सैलरी को लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, अपने सवाल को रेज किया, सरकार ने सीधे तौर पर उसको पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सली कह करके अपमानित किया या उसको डंडे मारे या जेलों में बंद किया। दूसरी तरफ लखनऊ में जहां पर कि गरीब झुग्गी झोपड़ी लोग में बसे हुए थे, उसके घरों को आग से फूंक दिया गया और उसको निकलने का भी रास्ता नहीं दिया। परिणामतः बहुत सारे लोग मारे गए। स्थानीय लोग बताते हैं या जो पीड़ित लोग हैं बताते हैं, तकरीबन 500 बच्चे उसमें जल करके राख हो गए। एक दूसरी परिस्थिति यह है। एक तीसरी परिस्थिति हुआ है जहां पर उड़ीसा में संपत्ति बचाने के लिए, मैंने अपनी जमीन को बचाने के लिए हजारों आदिवासी धरना पर बैठे हुए हैं, फांसी फंदा लगा करके रखे हुए हैं, मुझे मार दो, लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये तीनों लड़ाई को आप किस में देखिए, मजदूर भी है, आदिवासी भी है, गरीब लोग भी हैं, इनको की सरकार उजाड़ रही है, उजाड़ कर फेंक रही है। ये तमाम लोग, ये तमाम विक्षोभ, तमाम आंदोलन किस दिशा की ओर जा रहा है? सरकार इन आंदोलनों से
तब तक नहीं निपट सकती है जब तक कि इसका मुकम्मल समाधान न कर सके। और यही कारण है कि अगर चीजें बढ़ती चली गई तो माओवादी को ताकत भी यही चीज देगा। भले ही आप आज नक्सल कह करके या पाकिस्तानी कह करके या चाइनीज कह करके या बांग्लादेशी कह करके आप उसको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन भूख का कोई भी देश नहीं होता। भूख सिर्फ भूख होता है और भूख को कोई उकसाता नहीं है। और अगर आप भूख के सामने पड़ेंगे तो भूख आपको सीधा निगल जाएगा। जिस तरह से सांडा के जंगल में पुलिस को, कोबरा सांप को वहां की जनता ने निगल लिया। माओवादी आसमान से नहीं टपकते, माओवादी मंगल ग्रह से नहीं आते, माओवादी भी इसी देश की पैदाइश है, इसी देश के लोग हैं, इसी देश के सीधे साधे सच्चे लोग हैं जिनको पुलिस ने तंग किया, प्रताड़ित किया। परिणामतः आज वो बंदूक उठाने के लिए मजबूर हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बेशक उनकी लड़ाई लंबी है और उस लंबी लड़ाई के समर्थन में या उसके विरोध में आप बेशक हो सकते हैं, लेकिन उनके मोटिव पर आप संदेह नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरीके से माओवादी के इलाके में रेप की घटनाएं नहीं होती, माओवादी के इलाके में न्यायिक झगड़े नहीं होते, आपसी झगड़े नहीं होते, और जिस तरीके से माओवादी इलाके में लोगों को दिक्कतें नहीं होती, पुलिस का आतंक नहीं झेलना पड़ता, ये चीजें दिखाता है कि माओवादी ही देश का भविष्य कहीं न बन जाए। अगर इसी तरीके से लखनऊ जैसी घटनाओं जहां पर कि हजारों झोपड़ियों झगा करके राख कर दिया गया, समतल कर दिया गया, जिस तरीके से नोएडा में मजदूरों को जिसकी सैलरी ही 10,000 11,000 से होता है, वो किस तरह से जिएगा, उसके भूख को अगर आप पाकिस्तानी नक्सली और चीनी बोल करके उकसाते अगर हैं, अगर आप आदिवासी जिनकी जमीन आप छीन रहे हैं और बदले में फांसी पिटा लगाने तैयार हैं, अगर इनको नहीं ठीक से आप निपटा पाते हैं, यकीन मानिए यही माओवादी का वह प्रस्थान बिंदु है जहां से निकल करके माओवादी आगे बढ़ते हैं, माओवादी पैदा होते हैं, माओवादी लोग बनते हैं और आपके सामने चुनौती बन करके खड़े हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बेशक माओवादी को आपने बहुत बुरी तरह से नष्ट किया, बेशक माओवादियों को खिलाफ आपने सरेंडर का आह्वान देकर के सब कुछ किया, लेकिन क्या आप आदिवासी समस्या अगर हल नहीं कर पाएंगे, अगर उनकी समस्याओं को ठीक नहीं कर पाएंगे आप, अगर क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि क्या वह आदिवासी दोबारा बंदूक नहीं उठाएगा? यही कारण है उन जगहों पर भी आज हिडमा लोकप्रिय है और हिडमा के गीत गाए जाते हैं। अगर हिडमा के गीत गाए जाते हैं तो बंदूक उठाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। बंदूक बेशक जो उसके समर्थक थे या गद्दार थे सरेंडर कर दिए बंदूक राइफल्स, लेकिन लड़ने की कला वह आदिवासी नहीं भूला है, नहीं भूलेगा। जब तक कि उनके इन समस्या का इंसाफ नहीं मिलता, उस समस्या का जड़ मौजूद रहता है, माओवाद पनपने का खतरा हर पल हर क्षण मौजूद रहता है, मौजूद रहेगा। उसको आप पुलिस बल से सांडा के जंगलों में जिस तरह से घेर करके आपने खत्म करने का कवायद किया था, नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। माओवादियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वह भी अपने मोटिव के लिए उनका क्या प्रस्ताव है, उनका क्या मंशा है, स्पष्ट करना चाहिए जनता के बीच में भी जाकर के उनको अपने माध्यम से, जो भी माध्यम उनका हो, ताकि चीजें और ज्यादा लोगों के पास स्पष्ट आए, समझ में आए कि आखिर मसला और हो क्या रहा है, क्या उनका मोटिव है, क्या उनका सोच है। ये तमाम अंतर्विरोध चल रही है। बहरहाल एक अंतिम सत्य जो जाना चाहिए सरकार को भी और माओवादी को भी, वो यही कि इस देश में 2 सरकारें हैं, 2 सत्ताएं हैं। एक भारत सरकार है जिसका मुखिया एस्टिन फाइल का हीरो है नरेंद्र मोदी, और दूसरी सरकार है जनताना सरकार जिसका हीरो है बासवराज माडवी हिडमा। सवाल उठता है, ये 2 रोल मॉडल हैं, 2 रोल मॉडल का अध्ययन इस देश की जनता कर रही है, करती ही होगी, उनकी समस्याएं हैं सुझाने के लिए कोशिश करती ही होगी, करती ही रहेगी, लेकिन दोनों रोल मॉडल का आगे क्या होने जा रहा है, क्या प्रस्थान बिंदु बनेगा, क्या अंतिम रिजल्ट निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आज माओवादियों को खत्म करने के लिए जिस तरह से कवायद सरकार कर रही है, नहीं कर पाएगी, नहीं टिक पाएगी माओवादियों के सामने,
क्योंकि वहां वेणुगोपाल राव जैसा गद्दार नहीं है और जनता की समस्याएं कम नहीं हो रही है। नमस्कार, आप इन बातों पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। संभव हो तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास करें। और हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर क्या ग्राउंड रिपोर्ट आया है, ताकि चीजें और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ सके। शुक्रिया आपका। Yes, समरभूमि, let's go! यहाँ चलती ना कोई सिफारिश, इरादे फौलाड़ी बस जीत की ख्वाहिश। ये समरभूमि रांझों का मैदान, दुश्मन के कैंप में मचा देंगे घमसा। हर मूव कैलकुलेटेड, माइंड शार्प लाइक अ ब्लेड, टॉप टियर परफॉर्मेंस वी नेवर डिग्रेड। ये समरभूमि है अल्टीमेट शोडाउन, देखो हमारा ही चलता यहाँ पे काउंटडाउन। समरभूमि में जीत हमारी, दुश्मन की अब आई है बारी। खेल का मैदान, हम है खिलाड़ी, समरभूमि में जीत हमारी। Yes, समरभूमि, जीत हमारी। समरभूमि, समरभूमि।